है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में जीव विज्ञान का चैप्टर 1 सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग्स का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जीव विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी शाखाएं क्या होती हैं, इनसे जुड़े कुछ वैज्ञानिक के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में अब हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला शब्द है सजीव जगत। सजीव जगत, तो सजीव जगत सजीवों की दुनिया है। सजीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में भी हम पिछले अध्याय में पढ़े थे। फिर भी आज हम सजीवों के लक्षणों को फिर से रिवाइज करेंगे। तो सजीवों के लक्षण ही उनकी सजीवता के पहचान होते हैं। सजीवों में जीवन होता है, जिसे आप लाइफ कहते हैं। जीवन, जीवन क्या है? सजीवों में जीवन होता है। सजीव को हम देख सकते हैं, सजीव को हम स्पर्श कर सकते हैं, परंतु उनमें पाया जाने वाला जो जीवन होता है, उस जीवन को न तो हम देख सकते हैं, न ही उसे हम छू सकते हैं। तो जीवन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सजीवों को हम इस प्रकार, सजीवों के जीवन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जीवद्रव्य की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था ही जीवन कहलाती है। जीवद्रव्य के बारे में हम जानते हैं, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवित पदार्थ को ही जीवद्रव्य कहते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि जीवद्रव्य की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था ही जीवन कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक ऊर्जा ही जीवन है। इसे हम न तो छू सकते हैं और न ही इसे हम देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सजीव पदार्थ ही जीवन है। हम सजीवों के लक्षणों के बारे में जानेंगे। सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सजीवों की आकृति एवं आकार। कहते हैं प्रत्येक सजीव की एक निश्चित आकृति होती है, एक निश्चित आकार होता है। एक जाति के सभी सजीव समान आकृति के होते हैं, जबकि निर्जीवों में यह गुण हमें देखने को नहीं मिलता। ये सजीव समान रूप से एक जाति में आकार में भिन्न हो सकते हैं, परंतु आकृति सबकी समान होती है। दूसरी लक्षण की चर्चा करें तो जीवों का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन क्या होता है? जीव किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जीव अधिकांशतः कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं, जिसमें कम मात्रा ही अकार्बनिक पदार्थों की होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसाएं, विटामिन्स, हार्मोन्स व खनिज तत्व, जल और आयंस भी पाए जाते हैं।
अगले लक्षण की बात करें तो जीवों का या जीवों में कोशिकीय संगठन होता है। कोशिकीय संगठन क्या है? हमें पता है कि समस्त जीवधारी का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं अगर अकेले ही किसी जीव का निर्माण करती हैं तो उन्हें हम एक कोशिकीय जीव, कुछ जीव जो अनेक प्रकार की या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव। ये बहुकोशिकीय जीव भी अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ जीवों में कोशिकाएं ऊतक स्तर में पाई जाती हैं, अर्थात ऊतक के रूप में ही पाए जाते हैं, जिन्हें ऊतकीय स्तर के जीव। कुछ जीवों में ऊतक से अंग का निर्माण हो जाता है, अंगीय स्तर के जीव कहलाते हैं। कुछ में अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जिन्हें अंग तंत्रीय स्तर का जीव कहते हैं। और अंग तंत्रीय स्तर के जो जीव होते हैं वो रचना में अत्यंत जटिल होते हैं। इस तरह से जीवों में, या आप कह सकते हैं कि सजीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है, अर्थात इनका शरीर कोशिकीय संगठन का होता है। अगले लक्षण की बात करें तो उपापचय, जिसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय क्या होता है? समस्त सजीव उपापचयी क्रियाएं करते हैं। इनकी कोशिकाओं में या इनके शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। इस उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा का उपयोग जीव शरीर के संचालन के लिए होता है। उपापचयी क्रियाएं जिन वस्तुओं में नहीं होती उनमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, और अगर ऊर्जा नहीं बनती तो उस जीव शरीर का संचालन नहीं हो पाता, अर्थात वह मृत के समान होता है। इस उपापचय में दो चरण होते हैं, उपचय और अपचय। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके आगे के लक्षण की बात करें तो गमन व गति। गमन या गति कहते हैं सजीवों में गमन होता है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। सजीवों में गति होती है, अर्थात इनके शरीर के भाग दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। एक कोश की पौधे या जीवद्रव्य भी गतियां करते हैं जो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे एक कोश की शैवाल में गति के लिए कशाभिकाएं, जिसे आप फ्लैजेला कहते हैं, या एक कोश की जंतुओं जैसे पैरामीशियम में पक्ष्म पाए जाते हैं। अमीबा में गति के लिए कूटपाद अर्थात स्यूडोपोडिया नामक रचना बनती है, जिसके द्वारा वो गति करते हैं। तो ये समस्त सजीव होते हैं जिनमें गतियां और गमन देखने को मिलता है। यह अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। पोषण अगला लक्षण होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? कहते समस्त जीवधारी पोषण करते हैं। पोषण क्रिया में क्या होता है? कहते पोषण के फलस्वरूप ही जीवधारियों में ऊर्जा के निर्माण के लिए सरल अणु प्राप्त होते हैं। ये सरल अणु बाहरी वातावरण से जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो पोषण की क्रिया में बाहरी वातावरण से या बाह्य वातावरण से ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ
को कोशिकाओं में उपभोग के लिए सरल अणुओं में बदला जाता है, जिससे बाद में ये ऊर्जा उत्पादन में भाग लेते हैं। पौधों की बात करें तो पौधों में पोषण क्रिया स्वपोषण कहलाती है, क्यों कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं, तो इनमें होने वाला पोषण परपोषण कहलाता है। अगला लक्षण है वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि समस्त जीवधारियों में होती है। वृद्धि है क्या? कहते हैं जीव शरीर के शुष्क भार व आकार में होने वाला अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है, जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होता है या होता है। अर्थात उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप सजीवों में या वस्तुओं में आकार और शुष्क भार में होने वाला परिवर्तन ही वृद्धि कहलाती है। तो यह वृद्धि समस्त जीवधारियों में देखने को मिलती है। सजीवों के अगला लक्षण है श्वसन। श्वसन क्या होता है? कहते हैं श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त जीव शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण करती है। यह श्वसन जंतुओं और पौधों में समान रूप से होता है। पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन वातावरण से ली जाती है, जैसा कि जंतुओं में होता है। परंतु कुछ जीव जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, उनमें होने वाले श्वसन को आप अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव देखे जाते हैं ऐसा श्वसन करते हुए, जबकि विकसित जीवों में सामान्यतः ऑक्सी श्वसन अर्थात एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। अगला लक्षण होता है उत्सर्जन। आप एक्सक्रीशन भी कहते हैं इसे। उत्सर्जन भी समस्त जीवधारियों में होता है। उत्सर्जन को कैसे परिभाषित करते हैं? आप कह सकते हैं कि जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यह उत्सर्जन जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है। जंतुओं में इसके लिए विशेष अंग या तंत्र होते हैं, जबकि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया इनके छालों और इनकी पत्तियों द्वारा संपन्न की जाती है। अगले लक्षण की बात करें, समस्थैतिकता। होम्योस्टेसिस। बड़ा विशेष लक्षण होता है सजीवों का समस्थैतिकता। कहते हैं इस प्रक्रिया में प्रत्येक जीव जिसके बाहर का वातावरण सदैव परिवर्तनशील होता है, परंतु उसके शरीर के अंतः वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आप कहते हैं कि जैसे हमारे चारों ओर का वातावरण कभी गर्मी अधिक हो जाती है,
कभी ठंडक हो जाती है, कभी हमें पानी अधिक मिलता है, कभी पानी कम मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर के अंदर का जो वातावरण होता है वो सामान्य रूप से स्थिर बना रहता है। तो इसी प्रक्रिया को, जिसमें जीव शरीर अपने बाह्य वातावरण के विपरीत शरीर के अंतः वातावरण को स्थिर बनाए रखता है, इसी प्रक्रिया को आप समस्थैतिकता कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। और यह लक्षण केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। अगले लक्षण की बात करें, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? प्रजनन या जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, जिससे उनकी संतानें विकसित होकर अगली पीढ़ियों का संचालन करती हैं, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है। आप कह सकते हैं कि प्रजनन समस्त जीवधारियों में होता है। ये प्रजनन जंतुओं में अलैंगिक व लैंगिक प्रकार का, जबकि पौधों में वृद्धि अलैंगिक और लैंगिक तीनों विधियों द्वारा होता है। अगले लक्षण की बात करें तो जैव उद्विकास। बायो इवोल्यूशन। जैव उद्विकास क्या है? जीवों का विकास। पृथ्वी के निर्माण के पश्चात इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति सरल एक कोश की जीव के रूप में हुई, परंतु आज पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जटिल जीवों का निर्माण हो चुका है। एक जीव से दूसरे जीव का विकास होता है। इसमें समय तो बहुत लंबा लगता है, परंतु एडवांस जातियां डेवलप होती हैं। आप जैव विकास को परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जैव उद्विकास जीवों में अत्यंत धीमी गति से निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया होती है, जिसमें निम्न कोटि के सरल रचना वाले जीवों से उच्च कोटि के जटिल रचना वाले जीवों का निर्माण होता है। इसी जैव उद्विकास का कारण है या परिणाम है कि आज पृथ्वी पर मानव जैसे अत्यंत जटिल बुद्धिमान जीव का विकास हुआ है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम जीवों में विविधता, जो इसी चैप्टर का अगली हेडिंग है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।